सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एस्केलेशन के बारे में। ये कहानी है एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर जिसके भाई को मार दिया जाता है। जिन गुंडों ने उसके भाई को मारा होता है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिसे वो मार रहे हैं उसका भाई क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक घर का दृश्य आता है। घर के चारों तरफ यहाँ पर गार्ड्स फैले हुए हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि दरवाजे पर एक गाड़ी आकर के रुकती है। ये गार्ड जाता है गाड़ी को देखने। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है अंदर का ड्राइवर सीधा गोली मारता है इस आदमी के भेजे। तब सारे लोग गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गाड़ी तेजी से चली आती है अंदर। तब धीरे धीरे करके ये लोग गाड़ी के पास जाते हैं। तब अंदर से क्रिस नाम का आदमी बाहर निकलता है और अब वो एक एक करके सबको मार रहा है। तभी ये गोली आकर के लग जाती है क्रिस को और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हमारे सामने आता है 3 दिन पहले का दृश्य। हम क्रिस को देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए। तब हमें पता लगता है कि क्रिस कभी एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन उसने पुलिस की नौकरी छोड़ी और अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। अब वो लोगों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाता है। क्लास में वो अपने सारे स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि जब भी तुम पर कोई हमला करे तब उस पर हमला करने से पहले सोचो और अपनी पूरी कोशिश करो कि यहाँ पर लड़ाई ना हो। अगर वो तुमसे तुम्हारा पर्स मांगे तो उन्हें पर्स भी दे दो। जब तक बात तुम्हारे जान पे ना आए तब तक नहीं लड़ना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद एक आदमी हंसता है और कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। मैं फिलॉसफी सुनने यहाँ पर नहीं आया था। मैं इसलिए आया था ताकि तुम मुझे लड़ना सिखाओ। मुझे अब तुम्हारी क्लास में कोई भी रुचि नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है। क्रिस कहता है कि क्लास के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आदमी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है क्रिस की तरफ। उसे क्रिस के काबिलियत पे शक है। जैसे ही वो क्रिस के पास आता है क्रिस एक झटके में उसका पर्स निकाल लेता है। तब इस आदमी को एहसास होता है कि क्रिस वाकई में काबिल है। इस बात से इस आदमी को शर्म आती है। वो निकल जाता है बाहर। क्लास के बाद क्रिस यहाँ की सफाई में लग जाता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट आर्चर। आर्चर को देखने के बाद क्रिस कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई। तुम चाहती हो कि मैं पुलिस फोर्स को दोबारा ज्वाइन कर, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। तब आर्चर कहती है कि मैं तुम्हें एक और ऑफर देने आई। जितने भी नए पुलिस वाले आने वाले हैं तुम उन्हें ट्रेन करो। मुझे पता है कि तुम बेस्ट, तुम जो भी नियम बनाओगे हम उसे मानेंगे। क्रिस कहता है कि मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं है। आर्चर कहती है इस बात को मत भूलना, ये ऑफर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहे। तुम्हारे पिता भी बहुत ही अच्छे पुलिस वाले और तुम्हारे अंदर भी वही गुण है। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब क्रिस आता है अपने घर पे। घर आने के बाद वो अपने परिवार की तस्वीर को देखने लगता है। एक तस्वीर में हम क्रिस के भाई और उसके पिता को देखते हैं। ये तीनों पुलिस के यूनिफॉर्म में है, यानी कि क्रिस का भाई भी एक पुलिस वाला है। क्रिस उस समय को याद करता है जब उसकी लड़ाई हुई थी अपने भाई से, इनके पिता के मौत के बाद। फिर वो सोचने लगता है उस बारे में जिस दिन उसने रिजाइन करा था पुलिस डिपार्टमेंट से, और ये सोच के आया था कि वो दोबारा कभी भी पुलिस की नौकरी नहीं करेगा। अगले दिन वो चला जाता है पुलिस स्टेशन। अंदर जाते समय सारे लोग उसे देखते हैं। क्रिस जहाँ भी देखता है उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है। तभी वो जाकर के मिलता है अपने भाई से। क्रिस के भाई का नाम है केन। केन यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आराम से बात करने लगते हैं। केन कहता है कि हमारा गेम अभी भी अधूरा है जिसे हमने पूरा नहीं किया था। क्रिस केन से पूछने लगता है कि आजकल तुम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। केन उसे विस्तार से बताता है। तभी अंदर 2 पुलिस वाले आते हैं। उनमें से एक आदमी को क्रिस बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। वो क्रिस के पास आता है और कहता है मुझे पता लगा है कि तुम्हारा कोई सेमिनार होने वाला है जहाँ पर तुम पुलिस वाले को सिखाने वाले। मुझे भी कुछ सिखाओ ताकि मुझे इस बात का पता लगे कि तुम कितने काबिल। क्रिस कहता है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर आर्चर आ जाती है और क्रिस को कहती है कि तुम्हें सिखाना चाहिए, इसे एक नमूना तो दिखाओ। तब क्रिस मान जाता है। वो बॉक्स खोलता है और एक प्रॉप गन दे देता है इस आदमी को। उसे कहता है कि इसे अपने पास रखो। मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मार्कर का एक भी निशान तुम्हारे शरीर के ऊपर लगा मतलब कि तुम मारे गए। वो पुलिस वाला तैयार हो जाता है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले क्रिस उस पर टूट पड़ता है और उसके चेहरे पर मार्क लगा देता है मार्कर का। तब आर्चर उसे रोकती है। इस पुलिस वाले का नाम है हैटन। आर्चर कहती है कि क्रिस शायद तुम लोगों को भी ट्रेन करेगा तो तैयार रहना, लेकिन हैटन बहुत गुस्से में है। उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। वो यहाँ से चला जाता है। केन को नाज है अपने भाई पे। वो उसे देख करके मुस्कुराता है। आर्चर क्रिस को लेकर के चली जाती है अपने दफ्तर में। क्रिस सबकी फाइल्स को देखने के बाद कहता है कि हैटन बहुत टेढ़ा आदमी लगता है, ये मेरी परेशानियां बढ़ाएगा। आर्चर कहती है कि कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने काम पर फोकस करो, बाकी सारी चीजों को मैं देख। क्रिस जैसे ही बाहर निकलता है उसकी मुलाकात होती है डिटेक्टिव मिशेल से। एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे और सबको ये बात पता है। आज भी ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मिशेल कहती है कि काम के बाद हम दोनों बाहर जा सकते हैं। क्रिस भी मान जाता है। काम के बाद ये दोनों बाहर मिलते हैं। मिशेल बार बार क्रिस के परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। डेट खत्म होने के बाद क्रिस जाता है उसको घर पे छोड़ने के। मिशेल कहती है कि तुम्हें अपने भाई से बात करनी चाहिए, तभी तुम लोगों की उलझने खत्म हो। इतना कहने के बाद वो चली जाती है घर के अंदर और क्रिस चला आता है अपने घर पे। तभी हम कुछ गैंगस्टर्स को देखते हैं उनके हाइड आउट पे। पुलिस वालों को भी पता है इस हाइड आउट के बारे में। केन और हैटन अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो अंदर आते हैं और एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। केन अंदर आ चुका है
उसने एक गैंगस्टर को पकड़ा है। जब वो उसे लेकर के बाहर आ रहा होता है तभी वो दो पुलिस वालों को देखता है जो हाथ में बैग्स लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर एक और पुलिस वाला है जिसका नाम है पेरी केन को कहता है कि इस आदमी को मेरे हवाले। वो जिस तरीके से बोलता है केन समझ जाता है कि वो उसे धमकी दे रहा है। तब वो गैंगस्टर को उसके हवाले कर देता है। गैंगस्टर केन को कहता है कि मुझे बचा, इस आदमी के साथ मुझे मत भेजो, लेकिन केन कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे ही पेरी उसे लेकर के थोड़ी दूरी पे जाता है एक गोली की आवाज आती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो अपने घर पे सो रहा है। तभी उसका दरवाजा बजता है। क्रिस जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि केन खून में लथपथ दरवाजे पर पड़ा हुआ है। इस चीज को देखने के बाद क्रिस चौंक जाता है और वो पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन केन कुछ भी नहीं बता पाता। वो क्रिस को एक हार्ड ड्राइव देता है और यहीं पर दम तोड़ देता है। अब क्रिस बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी यहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं जिनका नाम है स्पेंसर और गेल। एक पड़ोसी भी चली आती है जो पुलिस वालों को कॉल करने वाली है। पड़ोसी को देखने के बाद गेल चला जाता है पड़ोसी के पास और स्पेंसर आता है क्रिस के पास। वो क्रिस से बार बार एक ही बात पूछता है कि केन ने तुम्हें क्या बताया। स्पेंसर को देखने के बाद अब क्रिस हार्ड ड्राइव को छुपाने लगता है। तब तक गेल भी वापस आ जाता है। ये दोनों क्रिस को कहते हैं कि वो अपने हाथों को जमीन पे रख। क्रिस समझ जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये दोनों सबूतों को मिटाने आए हैं। इन्हें पता लग गया है कि क्रिस को कुछ न कुछ तो उसके भाई ने बोला है, ये अब उसे मार देंगे। लेकिन वो उसे मारते उससे पहले क्रिस इन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों अब जमीन पे पड़े हैं। क्रिस भागते हुए आता है बाहर। थोड़ी देर के बाद गेल अपने आप को संभालता है और चला आता है बाहर ढूंढने के लिए क्रिस को, लेकिन क्रिस उसे दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आता। सुबह हो जाती है। सुबह सुबह कॉल जाता है मिशेल भी पहुंचती है क्रिस के घर पे। वो देखती है कि दरवाजे पर ही केन की लाश पड़ी हुई है। यहाँ पर फोरेंसिक वाले भी आ चुके हैं। वो पूरे घर के हर जगह का सैंपल लेते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर दो लोग और आए हुए थे। पड़ोसियों से पता लग जाता है मिशेल को कि दो पुलिस वाले यहाँ पर आए थे। उसका शक अब स्पेंसर और गेल पर ही है। वो बाहर आकर के इस बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ हम गेल और स्पेंसर को देखते हैं जिनके पास हैटन आता है और इनसे पूछता है कि वो हार्ड ड्राइव कहाँ पे है। ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, क्रिस हमारे हाथ से निकल गया। तब हैटन भड़क जाता है, कहता है कि तुम्हें पता है ना कि क्या हो सकता है अगर क्रिस ऐसे ही बाहर रहा, तब वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहने के बाद वो बंदूक निकालता है और बंदूक को तान देता है गेल के सर पे और दोनों को धमकी देकर के कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जा करके क्रिस को पकड़ो और वो हार्ड ड्राइव लेकर के आओ मेरे पास। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो नंगे पैर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी एक पेट्रोल पुलिस वाला उसे देख लेता है और इत्तला कर देता है पूरे डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ मिशेल कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो जाती है आर्चर के पास, उससे कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। केन की मौत हो चुकी है, क्रिस गायब है और पड़ोसियों का कहना है कि दो ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले आए थे उनके पास। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। आर्चर कहती है कि मुझे भी सच्चाई नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि डिपार्टमेंट का कोई ना कोई तो मिला हुआ है जिसने केन को मारा है। ये केस मैं तुम्हें दे रही, तुम सारे सवालों के जवाब लेकर के आओ। तब मिशेल मान जाती है। तभी उसका फोन बजता है। फोन देखने के बाद वो भागती है बाहर की। दूसरी तरफ हम उस पेट्रोल पुलिस वाले को देखते हैं जिनके पास गेल आता है एक किलर को लेकर के जिसका नाम है किंग और पूछने लगता है कि वो आदमी कहाँ गया। ये पुलिस वाला बताता है कि अंदर बॉलिंग एले में। ये लोग अंदर जाते उससे पहले गेल की नजर पड़ती है मिशेल पे जो अंदर जा रही है। तब ये लोग रुक जाते हैं। अंदर हम क्रिस को देखते हैं जो टीवी देख रहा है। टीवी देख करके उसे पता लगता है कि इस पर इल्जाम लगाया गया है कि इसने अपने भाई को मारा है। तभी मिशेल अंदर आ जाती है। जैसे ही वो उसके कंधे पे हाथ रखती है क्रिस घबरा जाता है। तो मिशेल उससे कहती है कि आखिर क्या हो रहा है, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। क्रिस उसे सब कुछ बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरा भाई खून में लथपथ भागता हुआ मेरे घर पे आया था और उसके पीछे दो पुलिस वाले आए, तब तक उसकी मौत हो गई। वो मुझसे हार्ड ड्राइव मांग रहे थे, ये वाली जो अभी भी मेरे पास है। हार्ड ड्राइव दिखा करके वो मिशेल को कहता है कि मुझे भी सच्चाई का पता लगाना है कि आखिर पुलिस वाले मेरे भाई को मारना क्यों चाहते थे। मिशेल कहती है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर, हम पूरी तहकीकात करेंगे। मैं तुम्हें प्रोटेक्शन कस्टडी में डाल, तभी तुम सुरक्षित रहोगे, बाहर तुम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्रिस कहता है कि मैं अंदर भी सुरक्षित नहीं रहूंगा क्योंकि पुलिस वाले ही कातिल है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है अंदर। तब मिशेल उसके पीछे पीछे जाती है। अंदर जाकर के कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर। तब क्रिस उसे हार्ड ड्राइव दे देता है। कहता है कि इसे सुरक्षित रख, किसी पर भी भरोसा मत करना जब तक मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊं। मिशेल कहती है कि मैं सिर्फ आर्चर के पास जाऊं। इतना कहने के बाद वो बाहर निकल जाती है। गेल देखता है कि अब मिशेल यहाँ से चली गई। तब वो किंग को लेकर के जाने लगता है अंदर जाते ही ये दोनों बंदूक तान देते हैं क्रिस। गेल क्रिस को कहता है कि वो हार्ड ड्राइव मुझे दे दो। क्रिस कहता है कि मेरे जेब में पड़ी आके ले। तब धीरे धीरे करके किंग आगे बढ़ता है। वो जैसे ही क्रिस के करीब आता है क्रिस हमला कर देता है किंग पे। ये दोनों लड़ने लगते हैं। क्रिस जैसे ही किंग को नीचे गिराता है वो टूट पड़ता है गेल पे। तब तक किंग भी उठ जाता है। अब ये दोनों मारने की कोशिश कर रहे हैं क्रिस को, मगर क्रिस भी पूरी बहादुरी के साथ इन दोनों से लड़ रहा है। सबसे पहले वो बेहोश करता है किंग को, उसके बाद टॉर्चर करना शुरू कर देता है गेल को। वो बार बार उससे पूछता है कि बताओ मेरे भाई को किसने और क्यों मारा। गेल कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर और टॉर्चर होने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसा देखा था जिससे बहुत सारे लोगों को खतरा था। इतना कहने के बाद वो बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। तब क्रिस उसके कार की चाबी निकालता है
और चला आता है बाहर। दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं जो सारे फाइल्स को देख रही है। तभी उसके हाथ एक आर्टिकल लगता है जिसमें हैटन ने इल्जाम लगाया होता है केन पर कि उसने सबूतों को चुराया है। वो तुरंत भागती हुई जाती है अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जिसका नाम है एबी। मिशेल एबी को कहती है कि इस हार्ड ड्राइव में कुछ जरूरी जानकारियां हैं। हार्ड ड्राइव डैमेज भी हो गई है, क्या तुम सारी जानकारियों को निकाल सकती हो? एबी मान जाती है। मिशेल कहती है कि ये जानकारियां बहुत ही जरूरी है, चाहे कोई भी आ जाए, यह हार्ड ड्राइव तुम किसी को मत देना। इतना कहने के बाद वो निकल जाती है और पहुंचती है बॉलिंग एली में। वहां जाने के बाद वो देखती है कि मैनेजर नीचे बेहोश पड़ा है और चारों तरफ खून के धब्बे हैं। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जो अपने लिए बहुत सारी चीजें ले रहा है, यानी कि वो लड़ाई पे निकलने वाला है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी मिशेल कॉल करती है आर्चर और उससे कहती है कि मुझे लगता है क्रिस बदला लेने वाला है हैटन से। अब हैटन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आर्चर कहती है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझसे आकर के मिलो। दूसरी तरफ हैटन पकड़ लेता है गेल को और उसे पीटना शुरू कर देता है कि तुम्हारे हाथ से क्रिस फिर से कैसे निकल गया, आखिर तुमने उसे क्या बताया है। वो बार बार टॉर्चर करते रहता है गेल को। गेल कहता है मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तब हैटन उसे छोड़ता है। मिशेल पहुंचती है आर्चर के पास और उससे कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, पुलिस वालों में जरूर कोई ना कोई गद्दार है। तभी मिशेल देखती है कि हैटन भी यहाँ पर आया हुआ है। वो पूरी फाइल लेकर के आता है और मिशेल के सामने रख करके कहता है कि इसमें सारे पुलिस वालों के नाम है, हमें किसी भी पुलिस वाले पे शक नहीं है, सबका नाम बिल्कुल क्लियर है। जब मिशेल पूरे फाइल्स को देखती है तब उसे यहाँ पर कहीं भी क्रिस का नाम नहीं मिलता। वो पूछती है कि ऐसा क्यों। हैटन कहता है कि क्रिस ने ही अपने भाई को मारा है। तब मिशेल भड़क जाती है और कहती है कि आखिर तुम इल्जाम कैसे लगा सकते हो, मेरा पूरा का पूरा शक तुम पे है, तो अपना नाम बचाने के लिए क्रिस पे इल्जाम मत लगाओ। ये दोनों चिल्लाने लगते हैं। तब आर्चर इन दोनों को शांत करवाती है और कहती है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, जब तक क्रिस सामने नहीं आएगा हमें सच्चाई का पता नहीं लगेगा। मिशेल हैटन से पूछती है कि तुम्हारे बाकी टीम के लोग कहाँ पे हैं। हैटन कहता है कि सारे लोग छुट्टी पर हैं। तभी हम स्पेंसर को देखते हैं उसके घर पे। उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई पड़ती है। वो अपने बंदूक को निकालता है और चला आता है दरवाजे पे, लेकिन बाहर आने के बाद उसे एहसास होता है कि बस आवाज कहीं और से आई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है क्रिस उस पर हमला कर देता है। नीचे गिराने के बाद वो स्पेंसर को कहता है अपने मुंह पे टेप लगा। तब स्पेंसर टेप लगा लेता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे बगल में ही बंदूक पड़ी है, उसे उठाओ। जब स्पेंसर बंदूक उठाने जाता है क्रिस उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है। वो इसे इतना टॉर्चर करता है कि स्पेंसर की हालत खराब हो जाती है। तब क्रिस उससे पूछता है कि मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि मेरे भाई को किसने मारा। स्पेंसर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे भाई के साथ मैंने आखिरी बार हैटन और पेरी को देखा था, मैं वहाँ पर मौजूद भी नहीं था। क्रिस कहता है कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुमने मुझे क्या बताया है, जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा। अगर मुझे कभी भी पता लगा कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो स्पेंसर का फोन ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हैटन को जो बाहर निकल रहा है। बाहर निकलते ही उसे कॉल आता है क्रिस का। क्रिस कहता है मुझे बस इतना बताओ कि किसने ट्रिगर दबाया था, तुमने या पेरी ने। हैटन कहता है कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो गलती तुम्हारे भाई ने की थी, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा, तुम भी हमसे नहीं बच सकते। दूसरी तरफ हम पेरी को देखते हैं कि स्टेडियम में वो किसी का इंतजार कर रहा है। तभी वो दो ब्लैक लड़कों को देखता है। वो उनके पास जाता है और दोनों को हरास करना शुरू कर देता है। अजीबोगरीब सवाल पूछने के बाद वो उनका बैग लेकर के नीचे जमीन पे फेंक देता है। दोनों बच्चे डर जाते हैं। तभी डस्टबिन में फोन बजता है। इस चीज को देखने के बाद दोनों बच्चे भाग जाते हैं। तब पेरी जाता है फोन को उठाने के, मगर वो फोन को उठाता उससे पहले क्रिस उस पर हमला कर देता है। वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा है। थोड़ी देर पीटने के बाद वो उसके हाथों को बांधता है और कहता है कि बताओ किसने ट्रिगर दबाया था, तुमने या हैटन ने। पेरी कुछ भी नहीं बताता और एक ही झटके में अपने बंदूक को उठा लेता है। अब क्रिस भाग रहा है और पेरी उस पर गोलियां चला रहा है। एक गोली जाकर के लग जाती है क्रिस के पैर में। तब वो एक घर के अंदर घुस जाता है। पेरी ने भी इस चीज को देखा है। वो जानता है कि यही सही मौका है जब वो मार गिरा सकता है क्रिस को। वो भी चला जाता है घर के भीतर। तब पेरी को एहसास होता है कि उसके बंदूक में गोलियां नहीं है। पेरी एक चाकू उठाता है और चला जाता है भीतर। तब क्रिस भी आकर के उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही है, मगर क्रिस पेरी से ज्यादा ताकतवर है। वो उसे पीट के नीचे गिराता है और एक मेटल केन से बार बार मारने लगता है उसके हाथों पे। लेकिन क्रिस अभी किसी को भी मारना नहीं चाहता। उसे ये बात पता नहीं कि उसके भाई को किसने मारा था। वो चला आता है बाहर। तब उसकी मुलाकात होती है मिशेल से। मिशेल कहती है कि तुम ऐसे पुलिस वालों को नहीं मार सकते, वरना इस चक्कर में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहती। क्रिस कहता है मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ इस बात से डर लगता है कि मैं अपने भाई का बदला लिए बिना जेल ना चला जाऊं। मिशेल क्रिस को लेकर के आती है एबी के घर पे। कहती है कि जब तक ये सारा मामला सुलझ नहीं जाता तुम यहीं पर छुप करके रहोगे। जैसे ये लोग एबी को देखते हैं, एबी बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसने हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसा देखा है जिसे देखने के बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तब ये दोनों भी अंदर चले आते हैं हार्ड ड्राइव की वीडियो देखने के लिए। जैसे ये लोग वीडियो शुरू करते हैं, एक आदमी गोली मार देता है एबी को। अब वो आदमी मास्क पहन के घर के अंदर आ चुका है। वो अंधाधुंध मशीन गन से गोलियां चला रहा है। इस चीज को देखते ही मिशेल उस आदमी को मार गिराती है, लेकिन एक गोली अब आकर के मिशेल के पैर में भी लग गई है। क्रिस उसे संभालता है। मिशेल कहती है कि लैपटॉप को लो और यहाँ से भागो, जितनी जल्दी हो सके आर्चर के पास पहुंचो। क्रिस यहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन सबसे पहले वो चेक करता है हार्ड ड्राइव को
अंदर उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है। वो आर्चर की बातों को सुनता है। आर्चर बात कर रही है हैटन से। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि केन को बातें पता लग गई है, वो हमें परेशान कर सकती। इसी बीच ये दोनों रुक जाते हैं, यानी कि इन लोगों ने केन को देखा है। तब एक गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। क्रिस समझ जाता है कि आर्चर भी मिली हुई है। वो आर्चर को कॉल करके कहता है कि मेरे पास वो ड्राइव है, लेकिन वो इनक्रिप्टेड है, मैं उसे खोल नहीं पा रहा। मैं उस ड्राइव को तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। आर्चर उसे एक लोकेशन बताती है। तब आर्चर बात करती है हैटन से। उसे कहती है कि मुझे लगता है कि क्रिस को सच्चाई का पता लग गया है, इसीलिए वो ये नाटक कर रहा है। अपने सारे आदमियों को बुलाओ। दूसरी तरफ क्रिस भी अपनी तैयारी कर रहा है। आर्चर हैटन और उसके लोगों को लेकर के पहुंच जाती है लोकेशन पे। ये सारे लोग बंदूकें लेकर के तैयार हैं। इन लोगों ने मिशेल को भी बंधक बना करके रखा है। तभी यहाँ के दरवाजे पर एक कार आती है। ये वही दृश्य है जैसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जब क्रिस को गोली लगी थी। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि क्रिस ने बुलेट प्रूफ आर्मर पहन के रखा है। वो सबको मारता है और चला आता है अंदर आते ही वो देखता है कि आर्चर ने बंदूक तान करके रखा है मिशेल पे। वो क्रिस को कहती है कि वो हार्ड ड्राइव मेरे हवाले कर। तभी मिशेल इशारा करती है क्रिस को कि उसके हाथ में एक चाकू है। तभी पीछे से हैटन आकर के हमला कर देता है क्रिस पे। क्रिस जब नीचे गिरता है तब आर्चर उसे कहती है कि इसे मार देना, मैं हार्ड ड्राइव और इस लड़की को लेकर के जा रही हूँ। वो मिशेल को लेकर के निकल जाती है, लेकिन इनके जाने के बाद क्रिस हमला कर देता है हैटन पे। क्रिस घायल है, इसीलिए हैटन उस पर भारी पड़ता है, मगर थोड़ी देर के बाद क्रिस अपने आप को संभालता है और पीटना शुरू कर देता है हैटन को। तब हैटन एक चाकू निकाल करके हमला करता है क्रिस पे। क्रिस को यहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिशेल को, जिसने हमला कर दिया है आर्चर पे। हमला करने के बाद वो उसके बंदूक को छीन लेती है। क्रिस दूसरी तरफ अपने हाथों में जंजीर लपेट लेता है। अब जैसे ही हैटन उसके पास आता है, क्रिस मारना शुरू कर देता है उसे। बड़ी ही बेरहमी से क्रिस ने उसे मारा है। मारने के बाद जब वो उसे नीचे गिराता है तब बंदूक लेकर के जाता है हैटन का काम तमाम करने के लिए। तभी पीछे से आकर के मिशेल उसे रोक देती है। कहती है कि हैटन ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे सरकार देगी, तुम उसे मत मारो। तब हैटन कहता है कि सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मेरे जैसे पुलिस वाले कभी भी खत्म नहीं हो। इतना कहने के बाद वो बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मिशेल उसे गोली मार देती है। अब हैटन की मौत हो चुकी है। मिशेल क्रिस को बाहर लेकर के आती है। कहती है कि तुमने सही काम किया है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं जल्दी ही तुम्हें छुड़ा लूंगी, तुम्हारे परिवार को तुम पर नाज होगा। तभी यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं और क्रिस अपने आप को इनके हवाले कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।